सो सिस्टम कॉल की जो कैटेगरीज हम लोगों ने कल डिस्कस की थी वो कैटेगरीज है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। और आज हम इन्हीं कैटेगरीज के अंदर जो एक्चुअली सिस्टम कॉल्स रन होती है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली इसमें कैटेगरी जो है अपनी प्रोसेस कंट्रोल, उससे रिलेटेड कुछ सिस्टम्स कॉल हम लोग देखेंगे। ओके, तो प्रोसेस कंट्रोल मैंने कल भी आप लोग को बताया था। प्रोसेस क्या होती है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस इन एनी सिस्टम, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस रन हो रही है तो वो प्रोसेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू सिस्टम को कॉल कर सकते हैं, जिसको हम सिस्टम कॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं विंडोज एंड यूनिक्स के लिए अलग अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इनकी जो सिस्टम कॉल्स होती है वो भी डिफरेंट होती है, बट अलग अलग नेम होते हुए भी कॉल बिल्कुल सेम है। यानी कि नेम अलग है बट चीज एक ही है, जो टास्क है वो एक ही है। जस्ट लाइक यहाँ पर विंडोज के अंदर अगर किसी प्रोसेस को क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल चलती है और यहाँ पर आपका फॉर्क सिस्टम कॉल वर्क करता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, स्पेलिंग डिफरेंट है, बट काम एक ही है, एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना। तो विंडोज के अंदर क्रिएट प्रोसेस एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, तो ये सिंटैक्स रहता है किसी भी सिस्टम कॉल का। जब इंटरनली ये सिस्टम कॉल पास होती तो आपका जो कमांड होता है वो कर्नल के पास चला जाता है, कर्नल को कॉल जाती है और वो एक्टिव होता है, राइट। तो फर्स्ट इज क्रिएट प्रोसेस और फॉर्क। तो यहाँ पर किसी भी प्रोसेस को जो क्रिएट करना होता है तो यहाँ पर क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल है। एग्जिट प्रोसेस या एग्जिट यूनिक्स के अंदर, ये जो आपकी सिस्टम कॉल है ये यूजुअली किसी प्रोसेस से एग्जिट करने का या उससे टर्मिनेट करने का सिस्टम कॉल है। देन वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, या फिर वेट, जब प्रोसेसेस वेट करती रहती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, तो यहाँ पर आपकी वेट सिस्टम कॉल जनरेट होती है। देन ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल है। फाइल मैनिपुलेशन में क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, कंसोल हैंडल, सॉरी क्लोज हैंडल, ये सारी कुछ फाइल मैनिपुलेशन की सिस्टम कॉल्स हैं। आप लोगों ने ये आई थिंक सी के अंदर जब आप फाइल हैंडलिंग करते हैं तो कुछ चीजें इसमें से, कुछ सिस्टम कॉल्स में से यूज भी किए होंगे, ठीक है। क्लोज हैंडल, क्रिएट, रीड। तो वहां पर आप क्या करते थे, किसी फाइल में कुछ चीज अपेंड करनी है, किसी फाइल को सेव करना है, चेंज करना है, तो वहां पर आप इसको यूज करते थे। तो वहां पर प्रोग्रामिंग के थ्रू आप इसका कुछ पार्ट एक्सेस कर पा रहे थे यहाँ पर, करेक्ट। देन डिवाइस मैनिपुलेशन, सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल, राइट कंसोल। आपके जो डिवाइसेस अटैच होते हैं सिस्टम में उनको अगर कॉलिंग करनी हो रीड कंसोल के लिए, यानी कि आपके आउटपुट डिवाइस को एक्टिव करना हो, राइट कंसोल को एक्टिव करना हो, ठीक है, तो उसके लिए अपने पास ये सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं सिस्टम के अंदर। जस्ट इनका आइडिया हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इन डिटेल हम इनको नहीं देखने वाले कि ये प्रॉपर को कैसे लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं। देन इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस कैटेगरी के अंदर गेट करंट प्रोसेस आईडी, सेट टाइमर, स्लीप, ये सारे सिस्टम कॉल एक्टिवेट, जिनको यूनिक्स में गेट पीआईडी, अलार्म एंड स्लीप लिखा जाता है, ओके। तो किसी भी प्रोसेस की करंट आईडी को अगर एक्सेस करना है तो एक सिस्टम कॉल होती है वहां पर गेट करंट प्रोसेस आईडी, यानी कि जो प्रोसेस करंटली एक्टिवेटेड है उसकी आईडी को गेट करना, टाइमर सेट करना या प्रोसेस को स्लीप पर डालना, ये सब के लिए अपने पास सिस्टम कॉल्स अवेलेबल होती है। देन कम्युनिकेशन कैटेगरी के अंदर क्रिएट फाइल मैपिंग, मैप व्यू ऑफ फाइल, ठीक है, और यहाँ पर आपका पाइप, एनटीटी, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम कॉल यूज होती है अपने कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो कम्युनिकेशन इंटरनल हो सिस्टम के अंदर अमंग प्रोसेसेस या फिर नेटवर्किंग के कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कॉमन सिस्टम कॉल्स वहाँ पर फॉलो की जाती है। इसके अलावा भी सिस्टम कॉल्स होती है, ऐसा नहीं है कि जितनी सिस्टम कॉल हमने यहाँ पर इंक्लूड किए बस इतनी ही है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं
बाकी इनके अंदर बहुत सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं जो कि यहाँ पर नहीं है, तो भी बहुत सारी सिस्टम कॉल्स हैं। ओके, तो जस्ट ये मुझे समझना है कि इतनी ही सिस्टम कॉल्स हैं। ये जस्ट फ्यू एग्जाम्पल, 2 to 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने रखे। देन लास्ट कैटेगरी जो अपनी होती है प्रोटेक्शन कैटेगरी, उसकी जो सिस्टम कॉल्स चल रही है वो है सेट फाइल सिक्योरिटी, इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप, और यहाँ पर CHMOD, UMask, ये ठीक है। तो ये सारी सिस्टम कॉल्स आपकी प्रैक्टिकली सिस्टम्स में अप्लाई होती है फॉर प्रोटेक्शन, राइट। तो ये थे अपने कुछ सिस्टम कॉल के एग्जाम्पल नेम्स उनके। अब यहाँ पर अपनी कुछ सिस्टम कॉल्स हैं जिनको मैं डिस्क्राइब करूंगी थोड़ा बहुत, फ्यू सिस्टम कॉल्स को, कि यहाँ वो सिस्टम कॉल क्या काम करती है सिस्टम कॉल। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर ओपन सिस्टम कॉल जो आपकी होती है वो क्या काम करती है, नेम से पता चल रहा है कि ओपन करने का काम करती है। क्या ओपन करें, लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। The open system call is used to provide access to a file in a file system. किसी फाइल सिस्टम के अंदर किसी फाइल का एक्सेस प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ओपन करना फाइल, ठीक है। फाइल क्लोज फॉर्म में है, हार्ड डिस्क में सेव है, उसको ओपन करने के लिए ओपन सिस्टम कॉल रन। तो बेसिकली आप जब अपने किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे MS वर्ड या एक्सेल में कोई फाइल ओपन करते हो, तो ओपन जो आप ऑप्शन पर क्लिक करते हो, बेसिकली वहां पर ओपन सिस्टम कॉल आपके रन। This system call allocate resources to the file and provide a handle that the process uses to refer to the file, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, फाइल एक्टिव हो जाती है, उसको जो जो रिसोर्सेज ओपन होने के लिए चाहिए वो उसको मिल जाते हैं, और वो हैंडल एक्टिव हैंडल में आ जाती है, यानी कि अब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उस सिचुएशन में उसको ये सिस्टम कॉल प्रिपेयर कर देती है। A file can be opened by multiple processes at the same time or be restricted to one process. It all depends on the file organization and file system. ठीक है, अब वो जो फाइल है जिसके लिए ओपन सिस्टम कॉल रन हो रही है, वो एक साथ मैनी प्रोसेसेस उसको एक साथ यूज कर सकते हैं या फिर एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को यूज करेगी। ये डिपेंड करता है कि आपके उस सिस्टम का फाइल ऑर्गेनाइजेशन या फाइल सिस्टम क्या अलाउ कर रहा है, ठीक है। अगर वो अलाउ कर रहा है मल्टीपल फाइल्स को एक साथ ऑन करने के लिए तो वो करेगा, अदरवाइज वो वन सिस्टम के लिए ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ओके, देन next is read system call. The read system call is used to access data from a file that is stored in the file system. The file to read can be identified by its file descriptor and it should be open using open before it can be read. ठीक है, अब ये जो रीड सिस्टम कॉल होती है ये आफ्टर ओपन सिस्टम कॉल रन होती है। अगर हमें उस फाइल के कंटेंट में कुछ मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने का मतलब दैट फाइल इज रेडी टू लोड इनटू द रैम, ठीक है, वो बिल्कुल रेडी है, उसके सारे रिसोर्सेज रेडी है। अब उसको रीड करना है या राइट करना है, वो ऑपरेशन उसके बाद सेलेक्ट होता है। In general, the read system call take 3 arguments, that is file descriptor, buffer which store read data and number of byte to be read from the file. अब ये चीज आपने C प्रोग्रामिंग में की होगी, जब आप फाइल रीड करते थे किसी भी फाइल को, तो वहां पर फाइल डिस्क्रिप्टर यानी कि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, देन किस मोड पे आप उसको ओपन कर रहे हो ये सारी चीजें, देन बफर जिसके अंदर की वो इंफॉर्मेशन आएगी, जितने बाइट्स भी आप रीड करना चाहते हो उस फाइल के, वो बफर में आकर के आपको शो हो जाते थे, करेक्ट। तो दिस इज द रीड सिस्टम कॉल। देन राइट सिस्टम कॉल है एग्जैक्टली अगर आपको किसी फाइल में कुछ डेटा ट्रांसफर करना है तो राइट सिस्टम कॉल। द राइट सिस्टम कॉल राइट द डेटा फ्रॉम अ यूजर बफर इनटू अ डिवाइस सच एज अ फाइल। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, रीड के अंदर तो हम स्टोर डेटा को बफर में ला रहे हैं फॉर रीडिंग, बट राइट के ऑपरेशन में हम खुद के डेटा को फाइल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बफर है वो यूजर का है और इससे डेटा आपका कहाँ जाएगा, फाइल के अंदर। दिस सिस्टम कॉल इज वन ऑफ द वे टू आउटपुट डेटा फ्रॉम अ प्रोग्राम। यूजर के प्रोग्राम से डेटा को आउटपुट करना है हमको सिस्टम कॉल के थ्रू। किसके लिए इनपुट का काम कर रही है ये,
फाइल की, उस फाइल में इनपुट हो रहा है, आउटपुट यूजर प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है. In general, the write system call take three arguments, that is file descriptor, pointer to the buffer where data is stored, and number of bytes to write from the buffer. अब इसमें भी तीन आर्ग्यूमेंट ही चलते हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर, फाइल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, देन यूजर का जो बफर है उसमें जो पॉइंटर है कि कहाँ से उसको राइटिंग स्टार्ट करनी है, कितनी बाइट उसको राइट करनी है इनटू द मेमोरी या इनटू द फाइल. ओके, तो दिस इज write system call. Then close system call है. Close system call is used to terminate access to a file system. Using this system call means that the file is no longer required by the program and so the buffer are flushed. The file metadata is updated and the file resources are deallocated. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं फाइल को. ओपन किया फाइल को, रीड करना है या राइट करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया और लास्ट में उस फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर लेंगे. क्लोज का मतलब सिंपली ऐसा नहीं है कि फाइल को हमने कट कर दिया वो क्लोज हो जाती है. इंटरनली क्लोज सिस्टम कॉल फॉलो की जाती है जिसके अंदर की उस प्रोसेस को, उस फाइल को जितने भी रिसोर्सेज एलोकेटेड किए जाते हैं वो सब उससे पहले डी एलोकेट होते हैं, फ्री होते हैं आपके रिसोर्सेज. ठीक है, सारा बफर फ्लश होता है यानी कि सब मेमोरी क्लियर हो जाती है और फिर ये सारे ऑपरेशन होते हैं आपकी क्लोज सिस्टम फाइल के थ्रू. देन फाइनली फाइल आपकी क्लोज है. ओके, जिस लाइक आप कॉलेज में आते हो तो उसके बाद जब आप कॉलेज से निकलते हो या किसी क्लास से मूव करते हो दूसरी क्लास में, तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले अपने ड्यूज क्लियर करते हो, आपके पास जो बुक्स होती है उनको सबमिट करते हो, देन फाइनली आपको जाने की परमिशन मिलती है. तो यहाँ पर भी पहले प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज वगैरह फ्री करने पड़ते हैं. ठीक है, तो उसके बाद ही वो क्लोज होती है. नाउ नेक्स्ट इज exec सिस्टम कॉल. exec इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर एग्जीक्यूशन. और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई न्यू प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं. exec सिस्टम कॉल, exec family of function or system call replaces current process image with new process image. Simply ये क्या करती है, एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करती है. ठीक है, लेकिन न्यू प्रोसेस क्रिएट कैसे करती है ये, सपोज दिस इज माय प्रोसेस P1, मेरी P1 प्रोसेस चल रही है. अब इसके बीच में एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई exec. तो exec सिस्टम कॉल के कॉल होते ही ये जो मेरी प्रोसेस इमेज है ये न्यू प्रोसेस इमेज में चेंज हो जाएगी, यानी कि न्यू प्रोसेस आएगी लेकिन इसी के प्लेस पर आएगी. जो न्यू प्रोसेस होगी वो इसी प्रोसेस की जो मेमोरी होगी उसी को यूज करेगी, इसी के ऊपर आकर के लोड होगी. ठीक है, अलग से कोई अपने लिए मेमोरी नहीं है. तो इसलिए बोलते हैं कि इस फंक्शन के थ्रू करंट प्रोसेस इमेज, this system call replaces current process image with new process. ओके, और ये चीजें आपको ज्यादा समझ में तब आएगी जब वो प्रोसेस वाली यूनिट अपनी आएगी जिसके अंदर की हम देखेंगे कि उसकी स्टेट्स क्या क्या होती है, कहाँ पर उसको न्यू प्रोसेस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब. तो अभी आप इतना समझ सकते हैं कि दिस सिस्टम कॉल्स is used to create a new process and that new process replaces the original one. ओके, और जब ये एंड हो जाएगी P2, देन P1 को वापस से जगह मिलेगी. ऐसा नहीं है कि ये चली गई प्रोसेस कहीं, बट इसकी ही मेमोरी लोकेशंस यूज कर रही होगी P2. तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी कंप्लीटली, देन P1 को अपना प्लेस वापस मिलेगा और वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉक सिस्टम कॉल. बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल है फॉक सिस्टम कॉल, ध्यान से देखिएगा इसको. फॉक सिस्टम कॉल, ये अलग से भी टॉपिक एक पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, व्हाट इज फॉक सिस्टम कॉल. तो फॉक सिस्टम कॉल बेसिकली यूनिक्स के अंदर न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए चलती है. यूनिक्स के अंदर, अगर हम अपने विंडोज की बात करें तो क्रिएट प्रोसेस करके अपने पास सिस्टम कॉल होती है इसकी जगह पर, बट इसके अंदर यूनिक्स के अंदर फॉक सिस्टम कॉल चलती है. अब फॉक सिस्टम कॉल करती क्या है, न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के काम में आती है. जैसे एग्जेक्ट कर रही थी, ये भी न्यू प्रोसेस क्रिएट करती है, बट वो
प्रोसेस जो होती है वो पहले वाली प्रोसेस को रिप्लेस नहीं करती, वो अपने लिए न्यू मेमोरी, न्यू रिसोर्सेज लेती है। ठीक है, सिस्टम कॉल टू क्रिएट, फॉक सिस्टम कॉल टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, जो इसमें से प्रोसेस मिलती है हमको बनके, दैट इज कॉल्ड अ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो प्रोसेस फॉक सिस्टम कॉल को कॉल करेगी दैट विल बी पेरेंट प्रोसेस, और उस सिस्टम कॉल के थ्रू जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी दैट विल बी चाइल्ड प्रोसेस। जैसे कि ये सपोज मेरी एक मेन प्रोसेस चल रही थी, कोई प्रोग्राम चल रहा है मेरा मेन के अंदर। ठीक है, अब ये होता क्या है, मेन प्रोसेस कोई ना कोई प्रोग्राम ही होते हैं। सपोज ये मेन है, यहाँ पर कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और बीच में एक फॉक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, और इसके बाद भी कुछ कोड है। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है इसको मैं कहूंगी पेरेंट प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर फॉक सिस्टम कॉल हुई है। फॉक सिस्टम कॉल कहाँ से कॉल हुई है, आपकी इस मेन प्रोसेस के अंदर, दैट विल बी द पेरेंट प्रोसेस। और इस फॉक सिस्टम कॉल के कॉल होते ही आपको पता है फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, राइट? जैसे कोई फंक्शन कॉल होता है, ये भी अपने फंक्शंस ही हैं बेसिकली। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल जंप करता है उस फंक्शन के जो डिस्क्रिप्शन है, जहां पर भी आपने उसको डिफाइन किया है, वो डेफिनेशन ढूंढता है उस फंक्शन की। करेक्ट? आपने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर सपोज सम मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन बना के रखे, तो जैसे ही सम फंक्शन कॉल होगा सीधे जंप करेगा उस सम फंक्शन की डेफिनेशन पे, फिर वापस आएगा मल्टीप्लाई पे, राइट? तो जैसे यहाँ पर फॉक सिस्टम कॉल होगी, ये जो आपका फॉक फंक्शन है ये कॉल होगा, वैसे ही इसकी डेफिनेशन ढूंढेगा। डेफिनेशन फॉक सिस्टम कॉल की क्या बोलती है कि जैसे ही कोई फॉक सिस्टम कॉल जनरेट हो तो वो क्या करती है, अपने साथ एक चाइल्ड प्रोसेस और एक पेरेंट प्रोसेस बना देती है, मतलब वन चाइल्ड जनरेट कर देती है। ठीक है, अब वन चाइल्ड जनरेट करने का मतलब क्या हुआ कि एक तो पेरेंट प्रोसेस खुद रहेगी और दूसरी एक चाइल्ड प्रोसेस जनरेट हो जाएगी। एक तो पेरेंट प्रोसेस खुद रहेगी और दूसरा वो एक चाइल्ड प्रोसेस जनरेट कर देगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, वन पेरेंट प्रोसेस एंड वन चाइल्ड प्रोसेस। और ये जो चाइल्ड प्रोसेस वो बनाएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होगा पेरेंट प्रोसेस का, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन जिसको बोलते हैं ना, वो क्लोन होगा अपने पेरेंट प्रोसेस का। यानी कि जितने रिसोर्सेज, जितने डेटा, मेमोरी, जो जो चीजें पेरेंट प्रोसेस के पास होंगी वो सब उसके चाइल्ड प्रोसेस के पास होगी, और खुद का अपना होगा, वो शेयर नहीं करेगी अपने पेरेंट प्रोसेस से, उसका खुद का होगा, राइट? जैसे कि हम लोग जब आते हैं एज अ चाइल्ड दुनिया में, तो हमारे खुद के फीचर्स होते हैं, हमारी खुद की प्रॉपर्टीज, खुद के हैंड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीजें अपने पेरेंट की शेयर कर रहे हैं, हमको खुद इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, राइट? तो यहाँ पर भी एक फॉक सिस्टम कॉल जनरेट हुई है और उसने एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया है, तो चाइल्ड तो है ही, साथ ही एक पेरेंट प्रोसेस भी है, राइट? तो अब अपने पास कितनी प्रोसेसेस हो गई यहाँ पर, 2। अगर ये वाली पेरेंट प्रोसेस अगेन एक फॉक सिस्टम कॉल को फिर से रन करती है, तो फिर क्या होगा, फिर से ये पेरेंट प्रोसेस तो रहेगी ही नीचे, फिर एक चाइल्ड प्रोसेस और जनरेट करेगा। तो ये हायरार्की भी बनती जाती है इस तरीके से। जरूरी नहीं कि एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है मल्टीपल टाइम फॉक सिस्टम कॉल यहाँ पर जनरेट हो रही है। ठीक है, तो वो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इसका, ये मैं एक बार आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से दूंगी विद एग्जांपल। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर वो चीज नहीं है, तो विद एग्जांपल फॉक सिस्टम कॉल को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये आप इसकी मीनिंग जान सकते हैं कि फॉक सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, राइट? और जो आपकी प्रोसेस फॉक सिस्टम कॉल को कॉल करती है that is called parent process, और जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है उसके थ्रू that is called a child process। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी विद एग्जांपल हम फॉक सिस्टम कॉल को नेक्स्ट क्लासेस में से किसी क्लास में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसका बेस्ट एग्जांपल अभी इसमें नहीं हो पाया है, राइट? तो फॉर्मूला भी होता है इसके साथ में एसोसिएटेड कि कितनी सिस्टम कॉल पे कितने चाइल्ड क्रिएट होंगे, तो वो सब मैं एक बार आपको नेक्स्ट क्लास में
रिप्लाई कीजिए, क्लियर है ये चीज, सिस्टम कॉल्स? इतनी साइलेंस भी अच्छी नहीं लगती है क्लास में, ठीक है? क्लास में हम परेशान होते थे कि आप लोग बोलते ही रहते थे, और यहाँ है कि आप रिप्लाई भी नहीं करते हो, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो कम से कम कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या फिर समझ में आ गई है, उसका आप रिप्लाई कर सकते हो। यस आलोक, हैंड रेज किया था अभी एक स्टूडेंट ने। आई थिंक आलोक को आज कोई क्वेरी हो रही है। आलोक, हैंड रेज करिए अगेन। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए आलोक। पहली बार आप क्वेश्चन कर रहे हो, वेरी गुड। ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप बोल रहे हो ना वो मतलब साइलेंस इतना अच्छा नहीं लगता, तो अनम्यूट ही रहने दो ना हमको सबको। अच्छा, म्यूट नहीं, नहीं वो तो ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, मतलब आपको कुछ पता है समझ, कि सबको अनम्यूट करेंगे तो क्या होगा, आप तो अच्छे से जानते हो। वो तो मेरे को पता है, बट मैम कुछ समझ में नहीं आता ऑनलाइन क्लास में। समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आता मैम, एक दिन भी क्लास मिस हो जाती तो फिर कुछ समझ में नहीं मिस आता। क्यों करते हो? मिस क्यों करते हो? मिस करते भी हो तो रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग देखो। अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है, अभी तो ये मत बोलो कि मिस हो रहा है। स्टार्ट हुआ मैम, कुछ समझ में भी नहीं आता। एक क्लास हाँ, छोड़ना है मैम, बाकी सबकी भी है। तो कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है, पढ़ाई करने के लिए तो सारा टाइम है। आपसे कोई जॉब तो नहीं करवा रहा है ना घर पे? हाँ, मैं कॉलेज आके पढ़ लूँ फिर। कॉलेज आने का अलाउड नहीं है। हाँ, आप अकेले ही तो बैठे हो, मैं भी बैठ जाऊंगा रिकॉर्डिंग देखो, आपको। हाँ रिकॉर्डिंग देखिए, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकते ओके मैम। हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये था अपना सिस्टम कॉल्स। यस एलेन, बातें ऑफलाइन क्लासेस में कर लेंगे थोड़ी बहुत, अभी क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज करो, ठीक है? मैंने बोल के दिया साइलेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप गप्पे मारने के लिए अनम्यूट हो रहे हैं, नहीं ये नहीं चलेगा। क्वेरीज हैं तो हैंड रेज करिए, अदरवाइज नो। लेकिन अपना गुड मॉर्निंग वीडियो, मैम। गुड मॉर्निंग, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। मैम हाँ बोलो। मैम ये नोट्स जो है ना, ये कॉपी में लिखने हैं क्या किसी में? एलेन थर्ड ईयर में हो आप, ठीक है? नोट्स इज अप टू यू, आप मैनेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेंटेन, ये आपके ऊपर है, ठीक है? तो जैसे आपको सही लगे, बाकी आपको पढ़ने के लिए सारा कंटेंट हम दे ही रहे हैं, तो नोट्स तो टोटली अप टू यू। असाइनमेंट रजिस्टर आपको बनाने हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। ओके। ओके सो ये थे अपने सिस्टम कॉल्स। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के साथ में। तो स्ट्रक्चर ऑफ वॉइस, नॉर्मली अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब सपोज जब डेवलपर्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट किया होगा तो विद एन आइडिया बनाना स्टार्ट किया होगा कि कैसे चीजें कैसे काम करेंगी, ठीक है? सीधे वो इम्प्लीमेंटेशन पे तो नहीं आए।
तो वो सारी चीजें, सारी ड्यूटीज को उन्होंने अलग अलग कैटेगराइज किया होगा कि किस टाइप की प्रोग्राम का हम बंचेस बनाएंगे, किस टाइप की उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, सारा सिस्टम वर्क कैसे करेगा। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना कोई इजी टास्क है नहीं, पूरे सिस्टम को मैनेज करना है, सिस्टम के हर एक रिसोर्स को मैनेज करना है, यूजर्स को मैनेज करना है, प्रोसेसेस को मैनेज करना है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो अब हम इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल जो वर्किंग है उसकी वो कैसे करता है, काम क्या क्या करता है वो हम पढ़ चुके हैं इन फर्स्ट यूनिट, ठीक है। कैसे करता है, ऑपरेशन कैसे करता है, डुअल मोड, टाइमर, वो भी हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो चीजें वो कर रहा है वो उसने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कहाँ से फ्लो कहाँ जाता है। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेयर्स होंगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले डायग्राम पे हम लोग आ जाते हैं, थ्योरी बात को देख लेंगे। जो लेयर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली अपना इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लेयर्स का, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनर मोस्ट जो लेयर है अपनी दैट इज हार्डवेयर लेयर, और आउटर मोस्ट जो लेयर है अपनी दैट इज यूजर प्रोग्राम। तो देखो कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है कि जो सबसे बाहर वाले पार्ट है, सबसे आउटर पार्ट है दैट इज यूजर, जो सबसे इनर पार्ट है दैट इज हार्डवेयर। तो अब ये जो यूजर है अपना, इसको इस हार्डवेयर को एक्सेस करना है, डायरेक्टली ये कर नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम हमको क्या 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 यहाँ पर लेयर्स दे रहा है जिनके थ्रू वो इसको एक्सेस कर पा रहा है, इससे अपना काम करवा पा रहा है। ओके, तो उसी के बारे में है कि कैसे इसके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी फ्लो करेगी, कौन कौन सी लेयर है और उनका टास्क क्या क्या होता है। तो एक चीज पॉइंट क्लियर हो गया कि इनर मोस्ट लेयर इज द हार्डवेयर लेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर इज द यूजर प्रोग्राम्स। ओके, और अगर हम इसमें एक और लेयर ऐड कर दे तो वो अपना यूजर ही हो जाएगा। तो वैसे इसमें 6 लेयर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और अगर 7th लेयर हम माने तो दैट विल बी यूजर। ओके, अब यूजर प्रोग्राम से कैसे आपका रिक्वेस्ट हार्डवेयर तक आती है और हार्डवेयर से कैसे वापस वो यूजर तक जाती है, डायरेक्टली नहीं जाएगी, थ्रू लेयर्स जाएगी। तो सबसे पहली लेयर है यहाँ पर हार्डवेयर लेयर, जिसके अंदर के आपका पूरा फिजिकल हार्डवेयर एग्जिस्ट करता है, पूरे काम आपकी मशीन लैंग्वेज में चलते हैं, बाइनरी में चलते हैं, ठीक है, और कोई लैंग्वेज यहाँ पर वर्क नहीं करती है। तो दिस इज द हार्डवेयर लेयर। नेक्स्ट जो लेयर है अपनी दैट इज layer 2, that is called CPU scheduling layer. CPU scheduling layer, CPU की जो शेड्यूलिंग होती है उससे रिलेटेड जितने भी टास्क, जितने भी जॉब्स होते हैं वो सब लेयर 2 के अंदर होते हैं। ओके, यानी कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को प्रॉपर्ली शेड्यूल नहीं कर पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है सीपीयू को प्रॉपर्ली, तो दैट मीन्स लेयर नंबर 2 के किसी प्रोग्राम में या लेयर नंबर 2 के जो भी उसके अंदर कंटेंट है उसमें प्रॉब्लम है। लेयरिंग क्यों कर रखी है? ताकि सेपरेट हो जाए सबकी ड्यूटीज, और अगर किसी एक पर्टिकुलर लेयर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें पता है कि कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी तो गलतियां आती है ना कि भाई ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो उसमें ये बहुत खराब काम कर रहा है या ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ ऐसी एरर्स आती हैं और उसको वापस रीडेवलपमेंट पे रखा जाता है तो डायरेक्टली जो डेवलपर है उसी लेयर पे जाएगा, उसी टास्क, उसी पार्ट को ही वहां से डिबगिंग करेगा जहां पर रिक्वायरमेंट है, बाकी लेयर्स को टच नहीं करेगा, बिकॉज बाकी लेयर्स स्मूथली अपना काम कर रही है। तो प्रॉब्लम जहाँ पर है उसी लेयर पे जाएगा, इसलिए ये पार्टीशनिंग इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। अगर ओवरऑल वन ही होता, सारे लेयरिंग होती नहीं, तो डिबगिंग, एरर करेक्शन, ये सब अपडेशन, ये सब बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टफ टास्क होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए। और सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। सीपीयू के टाइम को किस तरह से शेड्यूल करना है अमंग प्रोसेसेस, किस प्रोसेस को कब सीपीयू एलोकेट करना है, कब उससे डीएलोकेट करना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए उसको देना है, वो सारे टास्क होते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर।
Okay, now next layer is layer number 3, memory management layer. मेमोरी मैनेजमेंट लेयर के अंदर आपका आता है कंप्यूटर के अंदर जितने भी टाइप की मेमोरी है उसको मैनेज करना, इवन वो रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो, वो सब कुछ मैनेज करने का काम हमारी लेयर नंबर 3 के अंडर आता है। तो रैम पे एक साथ कितनी प्रोसेसेस को स्पेस देना है, कितना पार्ट किस प्रोसेस को देना है, वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो क्रिएट करनी है। तो ये सारे जो टास्क होते हैं वो सब आपके इस वाले लेयर पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो आपकी इस लेयर के अंडर आएंगे, इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे काम करने। ओके, देन लेयर नंबर 4 है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेसेस को मैनेज करना, उनको आईडीज असाइन करना। ठीक है, प्रोसेस जब भी सिस्टम के अंदर आती है तो उसको एक यूनिक प्रोसेस आईडी मिल जाती है, उसको मैनेज करना, उसके स्टेटस को अकाउंटेबिलिटी करना, उसको ध्यान में रखना कि क्या स्टेटस चल रहा है किसी प्रोसेस का, वो रनिंग में है या फिर वेटिंग में है या फिर अबॉर्ड हो गई है या फिर अब उसको टर्मिनेट करना है, क्या करना है, वो सारे स्टेटस का इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखा है। राइट, देन नेक्स्ट इज लेयर नंबर 5, इनपुट आउटपुट बफर। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना, और उससे रिलेट उसके साथ में जो बफर्स होते हैं आपके उसको मैनेज करना लेयर नंबर 5 का काम होता है। अब इनपुट आउटपुट बफर क्या होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं बट स्क्रीन पे साथ ही साथ रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, या जैसे गूगल में कुछ चीज सर्च कर रहे हैं, आपका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है, तो आप तो कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो बट वहां स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जब सिस्टम अपनी वापस से फंक्शनिंग में आएगा तो वो जो सारी कीज आपने प्रेस की होती हैं वो सब आ जाती हैं स्क्रीन पर। हमको लगता है वो टाइप नहीं हो रहा है बट वो सब टाइप हो रहा था, प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो वो सारी चीजें उस समय तो आपके दिखाई नहीं दी स्क्रीन पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेव थी, तभी तो वो बाद में जाकर के स्क्रीन पर आ गई। अगर सेव नहीं होती तो प्रेस पे आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। राइट, ये वाला सीन होता। बट आपके कितने भी टाइम बाद वो स्क्रीन पर आ जाता है जब आपका सिस्टम वापस फंक्शन में आता है। तो इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है क्योंकि अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ बफर्स भी अटैच्ड होते हैं। बफर मतलब आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है वो, जो कुछ टाइम के लिए डेटा को होल्ड करके रखती है जब तक कि वो डेटा आपका प्रोसेसर को ट्रांसफर नहीं हो जाता, या जहां भी उसको ट्रांसफर होना होता है इंटरनली वहां ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक वो उस बफर में रहता है। तो उस बफर को मैनेज करना। आउटपुट के लिए भी सेम चीज होती है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को अगर आप 100 पेजेस की कमांड MS वर्ड से दे दो, 100 पेजेस की कमांड एक्सेल से दे दो, एक साथ दे दो, तो प्रिंट तो 1 बाय 1 ही करता है, लेकिन उसके बफर में वो सारे पेजेस सीक्वेंस में सेव हो जाते हैं। अगर बफर नहीं होता तो फिर वो भूल जाता है कि अब उसको क्या प्रिंट करना है। करेक्ट, लेकिन बफर की वजह से वो सारे पेजेस इन सीक्वेंस वो सब सेव होता है, और प्रिंटर जब भी एक्टिवेट होता है वो सारी चीजें प्रिंट। तो ये वाली लेयर जो आपकी लेयर नंबर 5 है, इनपुट आउटपुट बफर को मैनेज। और लेयर नंबर 6 इज द अपर मोस्ट लेयर, यूजर प्रोग्राम, यानी कि आपकी यूजर एप्लीकेशंस, यूजर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सब इस लेयर पे रहते हैं। क्लियर? तो ये है आपकी वो लेयर्स जो कि मिलके बनाती है एक लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट। अब अगर एक सिंपल सा हम एग्जांपल लें कि भाई हमने क्या किया, एक फाइल को हमने ओपन करने की कमांड दी है, एक फाइल को हमने ओपन करने की कमांड दी है सिस्टम को, तो हम क्या करेंगे, वी आर यूजर, वी विल ओपन एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, देन हम ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उस ओपन ऑप्शन पे क्लिक करके अब क्या होगा, एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी। टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी, और अब वो जाएगा लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो सिस्टम कॉल जनरेट होते ही आपके इनपुट आउटपुट, कहाँ से आपका इनपुट आउटपुट बफर की अगर रिक्वायरमेंट है यहाँ पर तो वो एक्टिवेट होगा, अगर नहीं है तो इस लेयर पे तो जाना ही है, आप स्विच नहीं कर सकते कि मुझे इस लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं।
वो जाएगा, बट अगर इसकी कोई भी जॉब नहीं है, उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है अगर, तो उसको स्किप कर देगा, ठीक है, उस पर जाएगा और सीधा पास करेगा नेक्स्ट लेयर पे, पर जाएगा इसी लेयर के थ्रू। तो अभी इनपुट आउटपुट बफर का कोई काम हमें दिख नहीं रहा है, हमें तो ये फाइल ओपन करनी है, तो हमने सीधे अपनी रिक्वेस्ट लेयर नंबर 5 में पास की। लेयर नंबर 5 का कोई टास्क नहीं था इसमें, तो लेयर नंबर 4 पे आ गई सीधा। लेयर नंबर 4 पे आई, अब आपकी क्योंकि ये एक प्रोसेस है तो प्रोसेस मैनेज होगी, भाई उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, स्टेटस क्या है, सब कुछ क्या है, रिसोर्सेस क्या क्या है उसके पास, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। अब उसको फिर प्रोसेस आईडी वगैरह प्रोवाइड करके आगे भेज देगा ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर नंबर 3 पे, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर उसकी रिलेटेड जो भी पेजेस वगैरह हैं, मेमोरी में कहाँ पर आके सेव होंगे, उसको रैम पर कितना स्पेस मिलेगा, ये सारी चीजें वहां पर होगी। उसको अगर मेमोरी से कुछ टाइम के लिए बाहर करना है, अंदर करना है, जिसको हम स्वैपिंग कहते हैं, सिस्टम के अंदर स्वैपिंग या करना है या स्वैप आउट करना है, वो सारे काम यहाँ पर होंगे। देन आ जाएगा सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी कि उस प्रोसेस के लिए सीपीयू जब भी अवेलेबल होगा, सीपीयू शेड्यूलर काम करेगा। सीपीयू जैसे उसको मिलेगा, वो अपना टास्क उसको बता देगा सीपीयू को कि उसको हार्ड डिस्क में ये वाली फाइल चाहिए। तो यहाँ के बाद हार्ड डिस्क में, हार्डवेयर पे ही हार्ड डिस्क होगी, आपकी हार्डवेयर पार्ट है, तो वहां से आपकी फाइल उठ के आएगी। अब वो प्रिपेयर होगी, आपकी हार्ड डिस्क में सर्च होगी फाइल, और वापस लेयर बाय लेयर यूजर को आउटपुट मिलेगा। वापस से हर एक लेयर पे आपका वो रिस्पॉन्ड जाएगा, उसका काम होगा पूरा प्रॉपर। लास्ट में देखो यहाँ पर आउटपुट बफर में डेटा आएगा। अब वापस जाते टाइम आउटपुट बफर का काम आएगा, क्योंकि उसको आउटपुट डिवाइस या यानी कि मॉनिटर या प्रिंटर पे वो चीज देनी होगी, तो वो आउटपुट बफर में डेटा को पुट करेगा और सीधा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर कर देगा उसका आउटपुट। ओके, सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कल इसके बारे में हम थोड़ी थ्योरी पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे, पॉइंट्स जो हमारे पास हैं। अब इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए अभी।